तो स्वामी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे संपूर्ण संसारिक काम जो हैं उनकी रक्षा और उनकी देखभाल मैं करूंगा। जब इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का पहला साल था तो बाबा चाहते थे कि जो उनके कॉलेज के छात्र हैं वे जिम्नास्टिक्स सीखें, और उस जिम्नास्टिक्स में प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता होती है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनर्स चाहिए। तो मुझे याद है कि इंडियन आर्मी से बाबा ने 2 ट्रेनर्स को बुलवाया था जो बैंगलोर से आए थे। उसमें से एक तमिलनाडु के थे और एक हरियाणा के थे। मुझे नाम याद है, हरियाणा से जो आए थे श्री किशन लाल, और ये लोग आकर के हम लोगों को जिम्नास्टिक्स सिखाते थे। अब जिम्नास्टिक्स की जो विधा होती है इसमें प्रैक्टिस करना, इसमें अभ्यास करना अति आवश्यक है, और शरीर को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है ताकि आप आकर के हवा में कलाबाजी खा सकें। तो मुझे याद है कि पहले 2 महीने हम सब लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया गया। उसके बाद हमको ट्रेनिंग देनी शुरू की गई जिम्नास्टिक्स की। तो उसमें एक एक्सरसाइज थी कि एक वुडन टेबल थी जिसको वुडन हॉर्स बोलते हैं, लकड़ी की टेबल, उसको हॉर्स बोला जाता है, और एक छात्र जोर से दौड़ता हुआ आता है और एक टेबल जो होती है उससे अपने हाथों के बल हवा में कलाबाजी खा करके अपने पांव पर लैंड करता है। तो ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज होती है। तो 2 प्रशिक्षक जो थे वे खड़े होते थे उस टेबल के पास कि जो ही छात्र आकर के अपने हाथों के बल जंप लेता था हाथों से, तो वो 2 उसको उछालते थे, और 2 प्रशिक्षक खड़े होते थे उनको पकड़ने के लिए कि छात्र सही तरीके से लैंड करे, कहीं कमर के बल लैंड ना कर जाए, क्योंकि अगर आप कमर के बल लैंड करोगे, कमर के बल गिरोगे, तो आप अपनी जिसे कहते हैं स्पाइनल इंजरी आपको हो सकती है। तो इस तरह का जो एक बहुत मुश्किल कार्य था, यह बाबा ने इन ट्रेनर्स के माध्यम से हमको सिखाना शुरू किया। तो मुझको याद है कि हम में से जो बच्चे, जो छात्र यह ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जब ये निपुण हो गए तो हमको कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो कुछ सीनियर नहीं है पर छोटे बच्चे भी कुछ चाहिए थे उस एक्सरसाइज के लिए, उनको ट्रेनिंग दे। तो हम लोग 2 लोग उछालते थे और 2 लोग पकड़ने के लिए खड़े होते थे, और ये 2 मेन ट्रेनर्स जो हैं वे दूसरी किसी विधा में बच्चों को सिखाने के लिए चले गए। तो मुझे याद है एक असम का बच्चा था जो हमारे स्कूल में 11th या 12th का शायद बच्चा छात्र रहा होगा, शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था, और उसने कहा कि साहब मैंने यह एक्सरसाइज अपने स्कूल में सीखी हुई है, क्या मैं आपको करके दिखाऊं? तो हमें, जबकि इंस्ट्रक्शन यह थे कि आपको किसी भी बच्चे को अकेले यह नहीं करने देना, तो हमने कहा कि आपने पहले की हुई है? उसने कहा जी मैं कर सकता हूं। तो वह दौड़ता हुआ आया और उसने अपने हाथों से आकर के हॉर्स से समरसॉल्ट करी और पांव के बल आकर के लैंड किया। तो हम सब अचंभित हो गए कि भाई जिस चीज को सीखने के लिए हमें 1 महीना लग गया, यह बच्चा फौरन आया और उसने आकर कर भी दिया। तो हम अति उत्साह में हमने 1-2 बच्चों को और बुला लिया जो छात्र थे, और उनको कहा देखो देखो भाई यह कितना बढ़िया करता है, जिसको अपन सीखने में 1 महीना लगाए हैं। यह बच्चा आया, उसने फिर करके दिखाया, बहुत तालियां बजी सब लोगों के आसपास। अब ठीक थोड़ी देर के बाद में उसने तीसरी बार कहा गया कि तुम तीसरी बार करके दिखाओ। अब तीसरी बार जब वह करने को हुआ, हमें इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी बच्चा अकेले नहीं करेगा, तो जब तीसरी बार वह करने को हुआ तो उसका पांव अचानक स्लिप कर गया, और स्लिप कर गया तो जो हाथों के बल से उसको समरसॉल्ट लेनी थी वह समरसॉल्ट ठीक से नहीं ले पाया, और वह पीठ के बल गिरने को हुआ। और जो ही पीठ के बल गिरने को हुआ उसने अपना हाथ नीचे कर दिया, और हाथ नीचे किया तो एक कड़क करके आवाज आई, और देखा कि वह जोर से गिरा और साई राम चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसका हाथ जो है हड्डी वह डिसलोकेट हो गई, हाथ से हड्डी पूरी अलग हो गई, और वह असह्य पीड़ा में भगवान को पुकार रहा था और चिल्ला रहा था। हम सब डर गए, हमारे प्रशिक्षक भी दौड़ के आ गए, और उन्होंने देखा कि गंभीर मामला है, तो उन्होंने पहले उसकी फर्स्ट एड करी, उसको पेन का इंजेक्शन दिया और उसको सीधे अस्पताल ले गए। उस समय जो छोटा अस्पताल आज है वो वही होता था, उस समय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बना था। जब अस्पताल गए तो पता चला कि जो वहाँ के ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वे शायद बैंगलोर गए हुए हैं और अगले 3-4 दिन तक नहीं आ पाएंगे। अब हम सब डर गए कि यह हमारी गलती से हुआ है और यह स्कूल का छात्र है और कहीं
इसके पेरेंट्स बेचारे असम में रहते हैं, उनको खबर पहुंचेगी तो वो कैसे आएंगे, क्या होगा, कहीं बच्चा अपने हाथ से महरूम ना हो जाए। तो हम बहुत डर गए। तो किसी ने धर्मावरम फ़ोन किया, किसी ने अनंतपुर फ़ोन किया, और सभी डॉक्टर जो बोले कि आपको पेशेंट को लेकर के आना पड़ेगा। पर वह जाने की स्थिति में नहीं था। दोपहर के 3-3:30 बजे का समय था और हम सब लोग डर गए, बहुत डर गए, और भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि बाबा उस समय बेंगलोर में थे, कि बाबा हमें गाइड करिए कि हमें क्या करना है। तो इतने में एक स्कूल का ही छात्र था, वो आया और उसने कहा कि आपको मालूम है मैं विशाखापट्टनम से हूँ, और मेरे पिता जो हैं वह एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वे कई बार बाबा के कैंप्स इत्यादि में भी जाते हैं। अगर हम उनसे अनुरोध करेंगे तो अगर आपके वार्डन या टीचर अनुरोध कर लें तो वे आ जाएंगे यहाँ इस बच्चे को देखने के लिए। फ़ौरन एसटीडी बुक करी और कॉल किया उनको, और कॉल किया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन रिसीव किया, और उनसे जब समझ में आई कि इतनी सीरियस चीज़ है तो उन्होंने कहा मुझे फ़ौरन निकलना पड़ेगा, मैं अपनी कार के माध्यम से निकलता हूं, क्योंकि ट्रेन में तो कोई बुकिंग मिलेगी नहीं। और उस ज़माने में एम्बेसडर और फिएट गाड़ियां होती थी, तो पता नहीं शायद कोई फिएट गाड़ी रही होगी उनके पास में। उस गाड़ी में बैठ करके वे विशाखापट्टनम से निकल गए उसी समय। बेचारे पूरी रात भर ड्राइव कर करके आए। सुबह 5:30-6 बजे के करीब पुट्टपर्थी पहुंचे होंगे, और जो ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई वो बच्चा अस्पताल में मेरे लिए इंतज़ार में होगा, अपन अस्पताल चलते हैं। सीधे अस्पताल गए, कोई विश्राम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जाकर के सीधे ओटी तैयार किया हुआ था, बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बच्चे का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। हम सबकी सांस में सांस आई। हम बहुत आदरपूर्वक डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब आप चलिए और चल के अब नाश्ता हमारे साथ अस्पताल में करिए, हम तो आपको कॉफ़ी तक नहीं पूछ पाए हैं। डॉक्टर साहब के माथे पर पसीना था, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हम उनको हॉस्टल के गेस्ट हाउस में लेके आए। जो हॉस्टल का गेस्ट रूम था उस पर बाबा की सिंहासन भी था और वहाँ बैठने के सोफ़े थे। उनको बहुत आदरपूर्वक बैठा दिया, और हम जब उनके लिए नाश्ता लेने की तैयारी कर रहे थे तो मुझसे एक सीनियर छात्र थे जो कि पीएचडी कर रहे थे वहाँ। उन्होंने उनसे एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। मैं सुंदर इसलिए कह रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक गाइडिंग सोर्स बन गया। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप तो प्रैक्टिस करते हैं और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस है, आप यहाँ पुट्टपर्थी पूरी रात चल करके आए, आपने कल शाम के पेशेंट्स भी नहीं देखे होंगे, आज सुबह की भी सर्जरीज जो आपने प्लान की होंगी वह भी नहीं हो पाई होंगी, तो क्या आपको पैसे का नुकसान नहीं हुआ? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कॉफ़ी पीते पीते बोले, हाँ पैसे का नुकसान तो यूं देखा जाए सांसारिक रूप से तो हुआ होगा, पर मेरे पे भगवान की इतनी कृपा है कि मैं जब पहली बार स्वामी के पास में आया था तो स्वामी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे संपूर्ण संसारिक काम जो हैं उनकी रक्षा और उनकी देखभाल मैं करूंगा। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आपका काम क्या है? तो बाबा बोले, जब भी कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारे पास में आए, अगर उसके पास पैसे न भी हो तो भी उसका इलाज करना। अगर व्यक्ति बहुत पीड़ा में हो तो सबसे पहले उस पीड़ित व्यक्ति का इलाज करना। उस समय पैसे का मुंह मत देखना। जहां तक हो सके गरीब लोगों का इलाज फ्री में करना। और इस तरह बाबा ने कहा, यह मेरा कार्य है, और जब तुम मेरा कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे सांसारिक समस्त कार्य करूंगा। तो बोले, जब भी मैं कोई फ्री में काम करता हूं तो उस दिन मैं देखता हूं कि बाबा की कृपा से 3-4 पेशेंट ज्यादा आते हैं, 1-2 सर्जरी ज्यादा करने को मिलती है, और नॉर्मल रूप से जितने पैसे मैं कमा के घर आता हूं उससे अधिक पैसे लेके जाता हूं। तो यह बाबा की मेरे पर कृपा है। तो वह जो छात्र थे तो उन्होंने कैलकुलेशन कुछ किया होगा और कहा कि आप अभी आए हैं, अब आप वापस जाएंगे, आप पैसा खर्च करके आए हैं, तो क्या आपको जो नुकसान हुआ, अब ये नुकसान कैसे पूरा होगा? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी एक घटना सुनाता हूं। बोले, 1982 की बात है। 1982 में पहली बार कलर टेलीविजन का पदार्पण भारतवर्ष में हुआ। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत शाम टेलीविजन थे। तो जब टेलीविजन आए तो एशियन गेम्स जो थी, एशियड गेम्स भारत में दिल्ली में होने वाली थी। तो डॉक्टर साहब बोले कि मैंने भी एक सोचा कि भाई मेरे बच्चे आएंगे, घर के लोग आएंगे। उन जमानों में 10-10, 20-20 घरों में एक टेलीविजन होता था, कलर टेलीविजन। तो डॉक्टर साहब बोले कि मेरी भी मन में बहुत इच्छा थी कि मैं भी एक कलर टेलीविजन खरीदूं। तो मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया, सोनी का एक टेलीविजन, जो बहुत सुंदर टेलीविजन था। तो डॉक्टर साहब बोले, मैंने एक टेलीविजन सेलेक्ट कर लिया और मासिक रूप से उसके लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। अब जब पैसे इकट्ठे हो गए, अक्टूबर माह आया, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना जाऊं 1-2 दिन में और जाकर के टेलीविजन खरीद के लाऊं
और जब बाबा के बर्थडे के बाद बच्चे छुट्टियों में आएंगे तो वे भी टेलीविज़न मेरे साथ देखेंगे। तो यह सोच करके बोले मैं मन बना रहा था, तो अचानक उस रात विशाखापट्टनम के जो भगवान के डिवोटीज हैं उन्होंने सोचा कि जिस तरह बाबा ने एक स्कूल खोला है पुट्टपर्ती में, ऐसा ही स्कूल एक विशाखापट्टनम में भी खोलना चाहिए। तो उन ट्रस्टीज ने एक ज़मीन देख रखी थी और उस एक ज़मीन को खरीदने के लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने 10-12 जो भक्त हैं आपस में मिल के विचार किया कि हम सब मिल करके इस ज़मीन को खरीद लेते हैं। अब उसके बाद में कुछ पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, तो उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि डॉक्टर साहब के पास में आते हैं और राव साहब से पूछते हैं कि क्या आप ये बचे हुए पैसे हमें दे सकते हैं ताकि हम ज़मीन की रजिस्ट्री कर लें और इसके ऊपर सत्य साईं विद्या विहार शुरू करें। तो वे सब डॉक्टर राव के क्लिनिक पर आए और बताया कि भाई हमने ऐसा विचार किया था कि एक स्कूल की रचना यहाँ हो, तो आप चाहते हैं कि आप भी कुछ हमको इसमें योगदान देवें। तो उन्होंने पूछा भाई आपके कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया भाई इतने पैसे कम पड़ रहे हैं। तो यह उतने ही पैसे थे जितने उन्होंने बचा करके टेलीविज़न खरीदने के लिए रखे हुए थे। तो डॉक्टर साहब बोले एक बार तो मन में आया कि इनको मना कर दूं, पर कहा कि भगवान का काम है, इसमें मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने गिन करके जितने रुपए उन्होंने मांगे उतने दे दिए। अब जिस डब्बे में पैसे रखे थे उसमें 200 या 500 रुपए कुछ और बचे हुए होंगे, तो बोलते वो मैंने अलग रख दिए उसी के अंदर और घर आ गया। अब अगले दिन रोटरी क्लब या लायंस क्लब के कुछ मेंबर्स डॉक्टर साहब बोलते मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलते हैं गांव, और गांव चल करके सेवा का कार्य करते हैं। तो हमने एक आनंद मेला रखा है, एक फेट का आयोजन किया है, उसमें कुछ लॉटरी भी रखी है, उसमें लॉटरी के टिकट्स दे रहे हैं। उस टिकट से माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें हम गरीब लोगों का इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपसे चाहते हैं कि आप कुछ टिकट्स लें। तो वो 200 या 400 500 जो भी रुपए बचे होंगे, डॉक्टर साहब ने वो डब्बा खोला और वो उनको दे दिया और दे करके भूल गए और बोले भाई जब भी आप अगले कैंप में मुझे ले जाना चाहें मैं चलूंगा आपके साथ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं 15-20 दिन, एक महीना गुजर गया, मैं भूल गया था और यह सोच रहा था कि अब नए सिरे से पैसे इकट्ठे करूं और नया टेलीविज़न खरीदूं। तो अचानक रात को 9:30 बजे जब मैं अपने क्लिनिक से वापस लौटा, थका हारा बैठा हुआ था, तो मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूं कि वह लायंस क्लब के मेंबर्स खड़े हुए हैं और मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो बोले भाई किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं? बोले आपको याद है हम आपके क्लिनिक में आए थे आज से 1 महीना पहले। बोले हाँ आए थे, तो हमने कुछ रेफिल के टिकट्स आपसे लिए थे। बोले हाँ कुछ दिए तो थे आपने मुझे टिकट्स, वो टिकट कहाँ हैं? बोले भाई वो पड़े होंगे ऑफिस में या क्लिनिक में। बोले वो टिकट लेके आइए, आपको पहला इनाम निकला है और पहला इनाम है सोनी का कलर टेलीविज़न। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं जब मैंने सुना कि मुझे सोनी का कलर टेलीविज़न जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे और वह सेवा कार्य में स्कूल की ज़मीन के लिए दे दिए, और भगवान को मेरी इतनी चिंता है कि उन्होंने उस लॉटरी से मुझे पहला इनाम दिलवाया और वो भी सोनी का कलर टेलीविज़न, तो मेरी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे और मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। तो वो जो क्लब के मेंबर थे वो बेचारे आपस में बातचीत करने लगे कि देखिए हमारे डॉक्टर साहब कितने भावुक हैं, उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनको एक टेलीविज़न निकला है। पर डॉक्टर साहब बोले मैं उनको कैसे बताता कि यह मेरे को आत्मिक खुशी, हृदय से आनंद आ रहा था कि भगवान आपने कहा था कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे समस्त सांसारिक काम करूँगा। यह भगवान ने सत्य रूप से बताया मुझे। बोले बस उस दिन के बाद से मेरे को इस बात का विश्वास हो गया कि मैं कुछ भी करूं, पैसा चाहे खर्च करूं या न करूं, कोई भी होगा, उस समस्त कार्य को श्री सत्य साईं बाबा आकर के अपने आप संभालेंगे। और उसी विश्वास से आज मैं इस बच्चे को ठीक करने के लिए आया हूं।
भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।